नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दुनिया की पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये बदलाव की आहट अमेरिका के किसी दुश्मन देश से नहीं, बल्कि उसके सबसे पुराने साथियों में से एक यूरोप से आ रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल यहाँ पर बहुत सीधा सा है। क्या ये सच में हो सकता है कि यूरोप, जो दशकों से अमेरिका का एक अहम साथी रहा है, अब अमेरिकी डॉलर से अपना रास्ता अलग करने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़ा है और इसके जो जवाब मिल रहे हैं वो बहुत ऊंचे लेवल से आ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये शब्द हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन के। अब सोचिए, जब इतने बड़े पद पर बैठा कोई लीडर खुलेआम ऐसा कह रहा है, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स के बीच की बंद कमरे की बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि अब ये एक सीरियस पॉलिटिकल इरादा बन चुका है। तो आखिर इस चौंकाने वाले बयान के पीछे की असली वजह क्या है? यूरोप अचानक डॉलर को लेकर इतनी बड़ी कश्मकश में क्यों पड़ गया है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ में एक ही शब्द है, और वो है विश्वास। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने 1971 के निक्सन शॉक का जिक्र किया। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने अचानक गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया था। मतलब पहले हर डॉलर के पीछे सोना रखा जाता था, लेकिन उस फैसले के बाद ये सब खत्म हो गया। और उसी घटना को यूरोप आज एक विश्वासघात की तरह देख रहा है। तो अब उनका लक्ष्य एकदम साफ है, डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करो और अपनी एक आजाद फाइनेंशियल व्यवस्था बनाओ। चलिए, आप सिर्फ बातों से आगे बढ़ते हैं और एक्शन पर आते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव है ये सिर्फ भाषणों या कागजों तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर इसके पहले संकेत साफ साफ दिखने भी शुरू हो गए हैं। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। ये जो सोच है अब ये ठोस फाइनेंशियल फैसलों में बदल रही है और पहला ऑफिशियल कदम उठाया भी जा चुका है, जो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। जरा इसे देखिए। डेनमार्क के एक बड़े पेंशन फंड ने फैसला किया है कि वो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से $100 मिलियन निकाल लेगा। अब हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये सीधे सीधे अमेरिकी सरकार की उधार लेने की क्षमता पर एक छोटा लेकिन बहुत साफ संदेश है। और हाँ, ये सिर्फ डेनमार्क की ही कहानी नहीं है। दुनिया भर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप अमेरिकी स्टॉक्स और बॉन्ड से अपना पैसा निकाल रहे हैं और वो इसे सोने और चांदी जैसी ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली चीजों में लगा रहे हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, डॉलर का जो एक छत्र राज था वो अब उतना मजबूत नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? दशकों पुरानी इस व्यवस्था में अचानक इतनी बड़ी हलचल क्यों मच गई? इसका जवाब फिर से वही एक शब्द है, विश्वास। और हाल की कुछ घटनाओं ने इस विश्वास की नींव को और भी ज्यादा हिलाकर रख दिया है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को साफ कर देती है। देखिए, 1971 के निक्सन शॉक ने अविश्वास का जो बीज बोया था वो हाल के सालों में एक पेड़ बन गया है। ट्रंप के कार्यकाल में यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकियों और ग्रीनलैंड खरीदने जैसी बातों ने यूरोप में एक गहरी चिंता पैदा कर दी। और अब डर ये है कि कहीं भविष्य में फिर से कोई ट्रेड वॉर ना शुरू हो जाए, और ये डर पैसे के पलायन को और भी तेज कर सकता है। तो जब क्यों का जवाब मिल गया, तो अब सवाल आता है कैसे। यूरोप डॉलर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए आखिर कौन सी रणनीति अपना सकता है? क्या ये सब एक झटके में होगा या फिर धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप? यहां पे दो मुख्य रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, जोर शोर वाला, मतलब एक ही झटके में सारे अमेरिकी बॉन्ड्स बेच दो, जिससे दुनिया भर के बाजारों में एक तूफान आ जाएगा। और दूसरा रास्ता है शांत और धीमा। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना किसी शोर शराबे के धीरे धीरे डॉलर को कमजोर करता है। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यूरोप इसी दूसरे रास्ते को चुनेगा। तो ये शांत रणनीति काम कैसे करती है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, जब आपके पुराने अमेरिकी बॉन्ड्स की म्याद पूरी हो जाए तो उसमें पैसा दोबारा मत लगाओ। दूसरा, अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में डॉलर की जगह धीरे धीरे यूरो, सोना या दूसरी करेंसीज को शामिल करना शुरू कर दो। और तीसरा, व्यापार करने के लिए डॉलर के अलावा दूसरे ऑप्शंस को बढ़ावा दो। ये तरीका धीरे धीरे लेकिन बहुत असरदार तरीके से डॉलर पर दबाव बनाता है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इसके ग्लोबल नतीजे बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। हम शायद एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन इस पूरे खेल में यूरोप के पास असल में ताकत कितनी है? क्या वो सच में इतना बड़ा कदम उठाने की हैसियत रखता है? इसका जवाब शायद किसी को भी हैरान कर सकता है। $10 ट्रिलियन, जी हाँ, 10,000 अरब डॉलर। यूरोप के पास लगभग इतने मूल्य के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स हैं। ये इतनी
इतनी बड़ी रकम है कि ये उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल देती है। तो असली बात यह है, अगर यूरोप इन बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दे तो अमेरिका के लिए बाजार से उधार लेना बेहद महंगा हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया के बॉन्ड मार्केट हिल जाएंगे और अमेरिका एक बहुत बड़े कर्ज के संकट में फंस सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल हथियार है। अब जरा एक और भी दिलचस्प संभावना की कल्पना कीजिए। क्या होगा अगर यूरोप और ब्रिक्स देश मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका हाथ मिला लें? यूरोप की आर्थिक ताकत और ब्रिक्स देशों का सोने का भंडार, ये दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जो डॉलर के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर दे और एक नई मल्टीपोलर ग्लोबल व्यवस्था को जन्म दे। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकलता है? हम मौजूदा हालात को कैसे समझें? इसे एक बहुत पावरफुल कहावत में कहा जा सकता है, एक धीमा रक्तस्राव। डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया। कुछ साल पहले तक ये सिर्फ ब्रिक्स जैसे देशों की बातचीत का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब ये यूरोप जैसे अमेरिका के पारंपरिक साथियों के बीच एक मेन स्ट्रीम आइडिया बन गया है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो बड़ी तस्वीर के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, अमेरिका का अपना राष्ट्रीय कर्ज आसमान छू रहा है। दूसरा, डॉलर पर दुनिया का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। और तीसरा, अब अमेरिका के सबसे करीबी साथी भी उससे दूरी बना रहे हैं। ये तीनों बातें मिलकर एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा कर रही हैं। और ये लाइन शायद इस पूरी स्थिति को सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। डॉलर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे रिस रही है। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसकी दिशा एकदम साफ नजर आ रही है। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। पिछले 80 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर के ही इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन क्या आने वाले 80 साल भी ऐसे ही होंगे, या फिर हम वाकई एक नई ग्लोबल फाइनेंशियल व्यवस्था की सुबह देख रहे हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।